ऊंचाइयों की ओर जाए कि निश्चित रूप से ये अभिनंदन है कि देश के दुलारे जिस रास्ते से होके गुजरे हों, ऐसी कोई पगडंडी ऐसा ठाव छूकर चलिए जहां पलते हैं प्रेम और संस्कार, सपनों का ऐसा कोई गांव छूकर चलिए। मैं अभिमन्यु पूनिया जी से भी निवेदन करूंगा कि वो नजदीक आए और एक ग्रुप फोटो। स्वागत सर। बाकी तो आज हमारे खास मेहमान मलिक साहब हैं, बाकी जितने भी मंच पर अभिमन्यु भाई हैं, कपूरिया जी हैं, हमारे और अन्य साथी हैं, वो सब अपन मेजबान हैं। तो सभी का शब्दों से अभिनंदन, आप पूरी युवाओं की तरफ से अभिनंदन। थैंक यू। साफा बनाकर बिराजे सर, स्वागत और अभिनंदन, आभार। और अब एनएचवाई के प्रदेश अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव के रूप में कार्य किया और अभी आप लगातार अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई अनिल चोपड़ा जी के जन्म दिवस पर मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे अभिमन्यु पूनिया जी को, पधारे और हम सबको संबोधित करें। आज जयपुर चंदवाजी के सभा स्थल में राजस्थान विश्वविद्यालय के जवानों की बुलंद आवाज, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के जनसेवक के रूप में भाई अनिल जी चोपड़ा, एक बार जोरदार ताली। तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज मेरे जन्म दिवस एवं जयपुर ग्रामीण क्रिकेट महाकुंभ में पधारे तमाम इन युवा साथियों का सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आप सबका स्वागत करता हूं कि आप सब लोग हमें प्यार, आशीर्वाद और स्नेह देने के लिए यहाँ पर पहुंचे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दूसरा, नववर्ष के शुभ अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं इस मंच के माध्यम से भगवान परमपिता ईश्वर से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और किसानों की बुलंद आवाज आदरणीय महामहिम चौधरी सत्यपाल मलिक जी का मैं मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप हमें यहाँ पर आशीर्वाद देने और इन युवाओं को प्यार और स्नेह देने के लिए यहाँ पर पहुँचे, उसके लिए आदरणीय गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मंच पर मौजूद भाई अभिमन्यु पूनिया जी एवं तमाम सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग आपके इस भाई और आपके इस बेटे को सम्मान देने के लिए यहाँ पहुँचे और आप सबके मनोरंजन के लिए और आपका साथ देने के लिए पूरी टीम भाई मुकेश मुखर्जी के नेतृत्व में यहाँ पहुंची है। भाई मुकेश मुखर्जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। साथियों, आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में जो हस्ती बैठी है आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, ये वही हस्ती है जिन्होंने किसान आंदोलन में जब हमारे 700 से ज्यादा भाई शहीद हो गए थे बॉर्डरों पे, तब पहली बार अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो हमारे सबके किसानों की बुलंद आवाज आदरणीय चौधरी सत्यपाल मलिक जी ने देश के प्रधानमंत्री को आंख में आंख डाल के कहा था कि मेरे 700 से ज्यादा किसान बॉर्डरों पे शहीद हो गए और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो मैं ऐसे हमारे आदरणीय किसान हितैषी सत्यपाल मलिक जी का इस मंच के माध्यम से बहुत अभिनंदन करता हूं कि जयपुर ग्रामीण के तमाम इन किसानों की आवाज आपने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उठाई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। दूसरा, आज के इस कार्यक्रम में मुझे आशीर्वाद देने के लिए जयपुर ग्रामीण की 8वीं विधानसभा के 394 पंचायतों से पधारे मेरे इन युवाओं का, बड़े बुजुर्गों का, माताएं बहनों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके बीच में 365 दिन रहने का मुझे मौका मिलता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर कार्यक्रम में मैं आपके बीच में रहता हूं। हर व्यक्ति के
सुख दुख का हिस्सा बनता हूँ, उसी का ये नतीजा है कि आप सब लोग आज आपके इस भाई और आपके इस बेटे को यहाँ पर प्यार और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आज के इस जयपुर ग्रामीण क्रिकेट महाकुंभ के बारे में सबसे पहले मैं मंच को अवगत करना चाहूँगा कि आदरणीय चौधरी साहब, हमारे युवाओं ने, जयपुर ग्रामीण के तमाम युवाओं ने ये तय किया कि हमारे ग्रामीण परिवेश के अंदर छुपी इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए हम सबको बेड़ा उठाना चाहिए। और सन 2018 में उसकी शुरुआत हमने की और पहली बार जयपुर ग्रामीण के अंदर क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन करवाया। उसके अंदर तमाम जयपुर ग्रामीण के युवाओं ने भाग लिया और 8 विधानसभाओं में जब फुलेरा की टीम और वहाँ के युवा इस टूर्नामेंट को जीत के गए तो उस ग्रामीण परिवेश के गांव डावनी में से निकले हुए युवा को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, तो इस जयपुर ग्रामीण क्रिकेट महाकुंभ से मिली। उसके बाद 3 साल कोरोना की वजह से हम उस टूर्नामेंट को रेगुलर नहीं करवा पाए, लेकिन इस बार हमारे इन युवाओं का, ये हम सबका ये कर्तव्य था कि इन युवाओं के लिए हम ऐसा कुछ करें। तो इस बार हमने इस क्रिकेट महाकुंभ को पंचायत स्तर पर करवाने का काम किया और जयपुर ग्रामीण के अंदर आदरणीय चौधरी सत्यपाल मलिक जी 300 से ज़्यादा टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेगी और आने वाले 2 महीने तक ये क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होगा, जिसके अंदर हमारे प्रदेश के इन युवाओं को, जयपुर ग्रामीण के इन युवाओं को खेलने का मौका मिलेगा और अपने गांव का, अपने ढाणी का, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। आप सबको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस प्रकार आज हमने मंच पे चंद लाइनें लिखी है कि हटा दो उन हस्तियों को जो जीतने के बाद भूल जाते हैं आपकी बस्तियों को। इसके तहत हम सब जयपुर ग्रामीण का तमाम युवा काम कर रहे हैं। हमारे इस जयपुर ग्रामीण के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय पिछले 2 टर्म से जीतते आ रहे हैं और केंद्र में उनकी सरकार होने के बाद भी जयपुर ग्रामीण में ऐसी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है जो वो गिनवा सके कि इन युवाओं के लिए उन्होंने किया हो या जयपुर ग्रामीण के लिए किया हो। इस बार 2 युवाओं ने तय कर लिया है और आप सबको मैं पूछना भी चाहूंगा, हाथ ऊपर करके आप आदरणीय चौधरी सत्यपाल मलिक जी को बताएं कि आप सब लोग मिशन 2024 के लिए तैयार हैं। आप सब लोग हाथ ऊपर करके आदरणीय चौधरी सत्यपाल मलिक जी को बताओ कि आप सबने जिस प्रकार मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, निश्चित रूप से आप सबको इतना ही आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई कभी आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, क्योंकि हम तो संघर्ष करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, इसी जयपुर का बेटा हूँ और इसी यही मैंने राजनीति की शुरुआत की है। प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बनाऊं तो आप सबके युवाओं के प्यार और हौसले से और आप सबके समर्थन से ही बनाऊं। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर गया और जब मैंने प्रवेश लिया, मैं वहां पढ़ने के लिए गया था, लेकिन मेरे ग्रामीण परिवेश के युवाओं को जब वहां तकलीफ में देखा, जब उनकी तकलीफ देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वहां विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों का नेतृत्व करने का फैसला किया और इन युवाओं के लिए विश्वविद्यालय में 7-8 साल काम किया। उसकी ही बदौलत 2014 में आप सबने प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय का मुझे छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। उसमें आप तमाम इन युवाओं का ही प्यार और जोश और उत्साह था कि मुझे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। चूंकि आज हम सब आदरणीय चौधरी सत्यपाल मलिक जी को सुनने के लिए आए हैं, तो आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो पंडाल के बाहर खड़े हैं उन साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप सब लोग अंदर आ जाए, क्योंकि चौधरी सत्यपाल मलिक जी बीमार होने के बाद भी मेरे एक आग्रह पे आप सबके बीच में आए हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है कि आप सब लोग जो उन्होंने किसान भाइयों के लिए संघर्ष किया है वो आप सब लोग सुने और हमें जो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं उसके लिए मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। चूँकि मंच के बाद आप सब लोग मेरा स्वागत करने के लिए, चौधरी सत्यपाल मलिक जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उसके बाद स्वागत का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप सब लोग आग्रह है कि आदरणीय
सत्यपाल मलिक जी को यहाँ सुनकर जाए। अंत में आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा, आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सबने जो आज सुबह से ही प्यार और जोश और उत्साह के साथ मेरा समर्थन किया है। निश्चित रूप से पहले भी लड़े हैं और आगे भी हम तमाम ऐसी लड़ाइयाँ लड़ेंगे और हमारे जयपुर ग्रामीण के अंदर एक युवा का और इन बुजुर्गों का राज लेकर आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। आप सबका आपका भाई और ये बेटा हमेशा आपके सुख दुख में रहा है और हमेशा रहेगा, चाहे कितनी बड़ी हमें लड़ाई लड़नी पड़े। जी मलिक साहब को सुनने के लिए हम सब आतुर हैं और पाँव में तकलीफ होने के बावजूद आपका जो जुनून और जज्बा है वो हमारे बीच तक आया है। तो पाँव की तकलीफ की वजह से थोड़ी तकलीफ है, लेकिन आपका जो जज्बा है, जो हौसला है, वो हम युवाओं को और किसानों को एक नई ताकत देने वाला है। मेरे बहुत ही प्रिय और सम्मानित भाई अनिल चोपड़ा जी, इलाके के तमाम सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक ऐसी शख्सियत को आगे कर रहे हैं जो बहुत दूर तक जाएगी। अनिल चोपड़ा जी का अगर आपने साथ दे दिया तो ये सिर्फ जयपुर तक नहीं रुकेगी, देश के स्तर तक जाएगी। और मुझे इनमें वो सारी संभावनाएं दिखती हैं जो किसी राष्ट्रीय नेता के होने में दिखती हैं। मुझे अफसोस है कि मेरे पैर में चोट है और मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ। इसके अलावा एक हफ्ता पहले मुझे निमोनिया होकर चला चुका है और कमजोरी भी है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ आया और जो मेरे उद्गार हैं, मन में बात है, वो कह के जाऊँगा। सबसे पहले तो ये कि दुनिया भर में कोई बड़ी लड़ाई या बड़ी क्रांति हुई है तो वो नौजवानों के हाथों हुई। सारे यूरोप में जब भी तब्दीलियां होती हैं, सरकारें बदलती हैं, वो नौजवान बदलते हैं और नौजवानों में वो जज्बा होता है। चूंकि वो नौजवान स्वार्थी नहीं होता है, नौजवान बेईमान नहीं होता है, नौजवान अवसरवादी नहीं होता है। तो मेरा हौसला बढ़ गया आज ये देख के कि अनिल चोपड़ा जी के साथ इतने बड़ी तादाद में नौजवान जुड़े हैं, तो इनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देश के स्तर पर भी जो कौमें अपने नौजवानों की परवाह नहीं करती हैं वो मिट जाती हैं। एक मिसाल बताना चाहता हूं, वर्ल्ड वार सेकेंड जो दूसरी बड़ी लड़ाई जब चल रही थी तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ और उसमें हर मद में कटौती की गई, लेकिन शिक्षा की मद में कोई कटौती नहीं की। अपोजिशन के लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि साहब शिक्षा में कटौती क्यों नहीं की? तो वहां के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा कि इस लड़ाई में अगर पुल टूट जाएंगे तो दोबारा बन जाएंगे, इस लड़ाई में कारखाने खत्म हो जाएंगे तो फिर तामीर कर लेंगे, इस लड़ाई में अगर मकान तबाह हो जाएंगे तो फिर बन जाएंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी तबाह हो गई तो उसको दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। तो जिस कौम को अपनी नई पीढ़ी के लिए ये भावना थी, उसी ने पूरी दुनिया में राज किया। और आज जो दिल्ली में सरकार है वो तो नई पीढ़ी को मिटाने पर तुली हुई है, खेती को मिटा रहे हैं। खेती खराब होती थी तो ये फौज में चले जाते थे मरने के लिए, वहां जाने का भी मौका नहीं छोड़ा। ये अग्निवीर चला के कौन 4 साल के लिए अपना शहादत देने के लिए जाएगा? तो बहुत बड़ी चुनौती आपके कंधों पे है और आप चाहेंगे तो इसको बदल देंगे। मैं तो 100% श्योर हूँ कि 2024 का साल इस देश में परिवर्तन का साल होगा। 2024 का साल देश के नौजवानों का साल होगा। और मैं गवर्नर था, लड़ाई में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखा कि दिल्ली के चारों तरफ बहुत बड़ी तादाद में किसान भाई बैठे हुए हैं और साल भर से बैठे, नहाने की जगह नहीं थी, धोने की जगह नहीं थी, ऊपर साया नहीं था और प्रधानमंत्री का घर 10 किलोमीटर दूर था, कोई बात करने नहीं आया। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री का शोक संदेश जाता है। 700 किसान मर गए, कोई पूछने के लिए नहीं गया, कोई शोक संदेश नहीं गया, कोई उनका पार्लियामेंट में रेफरेंस नहीं हुआ। तो जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैंने चरण सिंह जी के साथ काम किया, वो कहते थे कि बेटा जब तुम्हारे वर्गों के सवाल पे आए तो कुछ भी छोड़ देना, समझौता मत करना।
तो मैं अपना इस्तीफा जेब में रखे प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने उन्हें कहा कि साहब ये पड़े हैं 6 महीने से, इनसे बातचीत करके कुछ ले दे के निपटा दीजिए। तो उस वक्त तो बहुत घमंड में थे, हालांकि बाद में तो माफी मांग के कानून वापस किए। बोले नहीं चले जाएंगे। मैं कहा साहब आप इनको जानते नहीं हैं, ना आप इन सिखों को जानते हैं, ना आप इन किसान कौमों को जानते हैं। सिखों ने, गुरु ने इनके अपने 4 बेटे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था औरंगजेब के साथ। और ये हमारे वाले चाहे गुर्जर हो, राजपूत हो, जाट हो, जितनी किसान कौमें हैं तो हर वक्त लड़ती रही उनसे। तो इनसे लड़ा नहीं जाता, इनसे समझौता किया जाता, बात की जाती है। लेकिन वो उस वक्त बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे। तब मैंने तय कर लिया कि अब मैं बोलूंगा और लगातार मैं बोलता रहा। आखिरी मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। उसके अगले दिन उन्होंने माफी मांग के और उन काला कानूनों को वापस किया। मैंने डराया भी वो, मैं कहा ये 300 साल में घूमते हैं सरदार लोग। मिसेस गांधी ने इनका अकाल तख्त तोड़ा था। उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का पाठ कराया। अरुण नेहरू उनके भतीजे थे। अरुण नेहरू ने पूछा फूफी आप तो ये नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है, इनके अकाल तख्त पे जिसने उंगली लगाई है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। और वही हुआ, जन्म वैद्य मारे गए, मिसेस गांधी मारी गई। तो मैं कहा साहब आप ऐसा पंगा मत लीजिए। खैर वो उस दिन की जो दहशत मैंने बैठाई थी उसी का नतीजा हुआ कि आखिर में माफी मांग के और वो कानून वापस किए गए। लेकिन अभी भी सरकार की नियत बाकी मामलों में ठीक नहीं। ना एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के बारे में उनकी नियत ठीक है, ना किसानों के मुकदमे खत्म करने पर ठीक है। मेरे पास पंजाब के किसान जत्थेबंदियों के लोग आए थे। मैंने उन्हें कहा आपको दोबारा लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं साहब हम तैयार हैं, हम तो जानते हैं ये बेईमानी करेंगे, हम दोबारा लड़ेंगे। तो मुझे लगता आने वाला साल, मैं आपको अगले साल के लिए नए साल की बधाई दे रहा हूँ, लेकिन आपको अगले साल की ये चेतावनी भी दे रहा हूँ कि अगर किसानों की लड़ाई दोबारा शुरू हो तो राजस्थान की हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए। इस बार उतनी नहीं थी जितनी हो सकती थी। और ये सरकार किसानों और नौजवानों की लड़ाई में भस्म होगी, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ और वो ये है कि ये उठा देंगे, किसानों के 3 बड़े मामले हैं। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको इसलिए लागू नहीं कर रहे क्योंकि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना दिए। और मैं इसको, अखबार वाले हों तो वो लिख दें, अडानी का सारा बिजनेस नरेंद्र मोदी का ही बिजनेस है। तो जब अडानी को नुकसान होगा अगर एमएसपी हो जाएगी, इसलिए एमएसपी लागू नहीं होगी। दूसरे सबसे बड़ी मांग हमारी ये है, जिसको हम चुनाव में भी रखेंगे, कि एक झटके में सारे देश के किसानों को कर्जा मुक्त कर देना चाहिए। उस पर चाहे जितना कर्जा हो, एक बार सारा माफ कर दो। तुमने ऐसे ऐसे बेईमानों के कर्जे माफ किए हैं, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ जिनके ऊपर कर्जे थे वो सारे आपने माफ कर दिए पिछले 4 साल में। और किसान की आप चवन्नी माफ करने को तैयार नहीं है, ये नहीं चलेगा। किसानों के सारे कर्जे मुक्त हों और बिजली के कानून भी उनसे बात करके बनाए जाए। दूसरा जो सबसे बड़े सवाल इस वक्त है, एक महंगाई का है और एक बेरोजगारी का है। हम तो चूंकि ठीक ठाक घरों में पैदा हुए, अनाज घर का हो जाता, दूध घर का हो जाता, सब्जी भी घर की हो जाती है, लेकिन जिसको ये तीनों चीजें खरीदनी पड़ती है वो जानता है कि महंगाई क्या है। बहुत बुरा हाल है इस वक्त देश में। लाखों परिवार हैं जिनमें हरी सब्जी बनती ही नहीं है। लाखों परिवार हैं जिनमें पानी में नमक घोल के रोटी उसके साथ खाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है और इस पे भी हमको लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा बेरोजगारी है। ये कहते थे हम कितने लाख लोगों को रोजगार देंगे, मेरी समझ में तो कोई, शहरों में देखता हूँ मैं हमारे लड़के, वो जो बैग पैक होता है वो टांगे हुए चप्पल घिसते हुए घूमते रहते हैं, कोई पुरसा हल नहीं। भर्तियां सब बंद कर दी हैं। अभी अग्निपथ ले आए हैं तो
जब तक नौजवानों को रोजगार की गारंटी नहीं होगी, मैं तो इन अपोजिशन के लोगों से भी कहूंगा कि आप अपने घोषणा पत्र में लिखिए कि हर बेरोजगार को हम कम से कम 3 से 5 हजार रुपए भत्ता देंगे महीने का, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता। क्योंकि अब वो पढ़ के निकल जाता है, घर वालों पे कर्जे हो जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, तो उसको सगाई उसकी नहीं होती, शादी उसकी नहीं होती। तो बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। महिला शक्ति, ये मुझे दिया किसी ने लिख के, महिलाओं की शिक्षा का महत्व, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं। आपके यहाँ तो काफी बड़ी तादाद में लड़कियां पढ़ने लगी हैं, बढ़ने लगी, सिलेक्शन में भी आ रही हैं, RAS में भी, IAS में भी, IPS में भी। और उसका नतीजा ये होगा कि जो रजवाड़े हमारे दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, वो जब हमारी बच्ची IAS होके जाती है तो बड़े से बड़े ठाकुर साहब खड़े हो जाते हैं नमस्कार करने के लिए। तो शिक्षा का जो एम्पावरमेंट है, शिक्षा ना दहेज से वो उतनी ताकत मिलती है उसको, ना ससुराल से मिलती है, ना हस्बैंड से मिलती है, उसकी तालीम से मिलती है। एक घटना और आपको बताना चाहता हूँ। लीबिया का एक तानाशाह था जिसका नाम था गद्दाफी। वो जब मारा गया तो उसके विरोधियों ने उसके दफ्तर में रेड किया, और दफ्तर में जब रेड किया तो एक डायरी मिली, उसमें गद्दाफी ने लिखा है कि मुझे सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब मैं, कोंडालीजा राइस अमेरिका की विदेश मंत्री थी, दुबली पतली सांवले रंग की, लेकिन बहुत पढ़ने में काबिल थी, इसलिए विदेश मंत्री बन गई थी। तो कहता है जब मैं देखता हूँ कि लिटिल कॉन्डी अरब शेखों को धमका रही है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है। तो ये लिटिल कॉन्डी जो है, ये आपकी बच्ची भी लिटिल कॉन्डी हो सकती है अगर उनको अच्छी तालीम मिले। तो हम तो पहले तो इनको पैदा ही नहीं होने देना चाहते, अब तक तो भ्रूण हत्या में मरवा देते थे, लेकिन अब पैदा हो जाते हैं तो इनको पढ़ने भेजिए। मैं तो 12 यूनिवर्सिटी थी मेरे नीचे अकेले बिहार में, और मैं उनके सबके कॉन्वोकेशन में जाता था। कॉन्वोकेशन में जब भी मेडल देने लगता था तो देखता था कि 25 अगर मेडल हैं तो उसमें 5 लड़कों के होते थे और 20 लड़कियों के होते, बिला नारा, ये अनुपात था सब जगह। तो मैंने कहा लड़कों को, मैं कहा भाई साहब आप तो खाना बनाना भी नहीं जानते, करोगे क्या? ये कुश्ती का भी मेडल यही ला रही है, वेट लिफ्टिंग का भी मेडल यही ला रही है, और पढ़ाई का भी मेडल अगर यही ला रही है तो तुम्हारे लिए तो कुछ बचा नहीं है। तो संभल जाओ, कमर कसो, कुछ करो। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अपने साथियों को ये कहो कि पढ़ाई में, अब तो खेलों में, अच्छा हुआ आप खेल कूद कर रहे हैं, खेलों में बहुत रुपया, क्रिकेट में है, अब तो कबड्डी वाले भी जीतने लगे अच्छे पैसे से, तो कुछ तो करो। लेकिन क्या करें, तो लड़के को 17 साल का होते ही दारू थाम लेते हैं, उसके अलावा दूसरी ड्रग्स थाम लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस सब कुछ छोड़िए। इसके अलावा जो उनके गार्जियन से उनसे कहूंगा कि आप दहेज ना लें, क्योंकि जो बच्चियां जिसकी आप लाते हो वो तो अपनी पली पलाई बेटी आपको दे देता है, उससे आप अगर दहेज भी मांगेंगे तो जाति करेंगे। बहुत से मामलों में वो बेचारी या तो जला दी जाती है या छोड़ दी जाती है, ये मत करिए। इसके अलावा जो फिजूल खर्चियां हैं, अब पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो 40-40 गाँव की चिट्ठी फाड़ देते हैं जब बुढ़ा मरता। मेरा साथी मेरे पास रोता हुआ आया, कहने लगा सामने बर्बाद हो गया। मैं क्या हो गया? कहने लगे जी बिरादरी वालों ने 40 गाँव की चिट्ठी फड़वा दी और मैं तो कर्जदार हो गया। तो भाई क्यों करते हो? मैंने कहा तेरा पिताजी जो था वो 40 गाँव को रोटी तोड़वा के सूरजमल हो जाएगा, क्यों करते हो ऐसे काम? तो ये जितने गलत काम है इनको करना बंद करिए। अब मैं इस सब को खत्म करके, क्योंकि मैं कश्मीर में था, वहां का भी थोड़ा जिक्र, ये जो शराब पीते हैं लड़के जानते होंगे कि शराब जब पीते हैं रात को तो सुबह भी थोड़ा खुमार रहता है, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हैंगओवर। तो मुझे भी अभी कश्मीर का हैंगओवर है, तो थोड़ी सी बात मैं वहां की करूंगी। मैं जब कश्मीर गवर्नर होके गया, पूरे टाइम में मुझको एक गोली नहीं चलानी पड़ी, पत्थरबाजी बंद हो गई, टेररिस्टों की नई भर्ती बंद हो गई,
और मैंने सिपाहियों को ये कहा फौज के कि जो तुम्हें पत्थर मारे तुम पलट के गोली मार देना, मैं देख लूंगा, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उसी के नतीजे के तौर पे वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर जब ये अंदाज मुझे हुआ कि 370 हटानी है, तो मैंने वहाँ के जो गरीब गुरबा थे उन्हें कहा कि देखो तुम्हारे बच्चे मरते हैं इस टेररिज्म में, इन नेताओं के तो लंदन में पढ़ रहे हैं, इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं, मुझे एक बात समझा दो। और मैंने टेररिस्ट को कॉल दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप आओ राजभवन में मेरे साथ खाना खाओ और मुझे समझा दो कि 250 टेररिस्ट दुनिया की नंबर 2 की आर्मी को कैसे हरा सकते हो, क्या हासिल कर सकते हो। जो मिलेगा बातचीत से तुम्हें सारी दुनिया मिल जाएगी। उसी का नतीजा हुआ कि जब हम अगले दिन 370 हटा रहे थे तो शाम को मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और उसको कहा कि सुबह ये चिट्ठी होम मिनिस्टर को भेजनी है आपको 11 बजे से पहले। तो बोला हटा रहे हो? मैं कहेंगे साहब यहाँ तो 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं क्या क्यों? कहेंगे तो थानों पर चढ़ जाएंगे, हथियार छीन लेंगे, पुलिस रिवोल्ट कर देगी। मगर तो चुप बैठा रहे, चिट्ठी भेज दे, यहाँ कुत्ता भी नहीं भौंकने का। 3 चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए, किसी ने कुछ नहीं किया और राजी खुशी सारा काम हो गया। और 370 जिसको फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि नरेंद्र मोदी के पिताजी भी आ जाए तो नहीं हटा सकते हैं, जिसको महबूबा कहती थी कि जिस दिन ये हटेगी उस दिन खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ नहीं हुआ। बल्कि मुझे लोगों ने ये और कहा कि जी इनको जल्दी मत छोड़ियो, कुछ दिन इन्हें अंदर रखियो। तो वहाँ मैंने अपनी समझ से जितना ठीक काम कर सकता था किया और उसके नतीजे देश के हित में निकले। इसके बाद चूंकि वो स्टेट नहीं रही, यूटी बन गई, तो मैं वहाँ से हट गया, गोवा चला आया, गोवा से मेघालय चला आया, मेघालय से रिटायर होकर घर आ गया हूँ। लेकिन मैं घर पे नहीं बैठूंगा। अभिनंदन है, थोड़े लंबे हो जाए, आराम से सब लोग लंबे हो जाए। ये 2024 का तो एक विशेष अभिनंदन के साथ में टीम अनिल चोपड़ा के द्वारा जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के चंदवादी के स्कूल खेल मैदान पर खेलों का महाकुंभ और जन आशीर्वाद कार्यक्रम का ये विहंगम दृश्य